हेलो मेरे फिल्मी ऑडियंस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े कपल से जिनका नाम लैरी और जोएन होता है। दोनों एक पार्टी में जाने के लिए कार से निकलते हैं, लेकिन रास्ता जितना लंबा है उतनी ही लंबी उनकी नोक-झोंक भी होती है। दोनों छोटी छोटी बातों पर बहस कर रहे होते हैं, कभी रास्ते को लेकर, कभी पुराने फैसले को लेकर, कभी एक दूसरे की आदतों पर। बहस इतनी बढ़ जाती है कि लैरी का ध्यान सड़क से हट जाता है और उनकी गाड़ी सामने आती हुई एक दूसरी गाड़ी से टकराने ही वाली होती है। ऐन वक्त पर ब्रेक लग जाता है और हादसा टल जाता है, लेकिन दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगता है। आखिरकार वे अपने बेटे के घर पहुंचते हैं। उतरते ही लैरी चुपचाप जॉन के हाथ में लगी पट्टी को उसकी शर्ट से ढक देता है, जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। लैरी उसे याद दिलाता है कि आज पूरे परिवार को उसके कैंसर के बारे में बताना है। जोएन थकी हुई आवाज में कहती है कि उसे बस एक दिन और चाहिए, वह आज की पार्टी खराब नहीं करना चाहती। घर के अंदर उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है। बच्चे, बहुएं, पोते सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी बीच बात निकलती है कि बेसमेंट में जोएन की पुरानी तस्वीर का एक डब्बा मिला है। तस्वीर देखते देखते एक फोटो निकलती है जो जोएन की पहली शादी की थी। वह लूक के साथ थी, वह आदमी जो युद्ध में मारा गया था। पल भर के लिए माहौल ठहर जाता है। अचानक लैरी के गले में कुछ अटक जाता है। वो खांसने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है और लैरी जमीन पर गिर पड़ता है। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है। लैरी खुद को एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ पाता है। वह घबराकर इधर उधर देखता है। ट्रेन रुकती है और वह प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। वहां देखता है चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्पताल जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कुछ के चेहरे अजीब तरीके से हैं, मानो वो कुछ ढूंढ रहे हों। कुछ तो लैरी की तरह कंफ्यूज नजर आते हैं। लैरी उनके पीछे चलता है और एक विशाल जंक्शन में पहुंच जाता है। जंक्शन में लोग अजीब बातें कर रहे होते हैं, ऐसी बातें जो लैरी को समझ नहीं आ रही होती है। लैरी घबराकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहता है कि उसे किसी ने किडनैप करके यहाँ लाया है। लड़की मुस्कुरा कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसे बस बैठकर उसकी एसी का इंतजार करना है। भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती है। लैरी परेशान होकर कुर्सियों पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद एक एना नाम की लड़की उसके नाम पुकारती है। वह बताती है कि वह उसकी एसी है, यानी आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। मतलब एना का काम है लैरी को गाइड करना। इससे हमें साफ पता चलता है कि लैरी मर चुका है। लैरी ये मानने को तैयार ही नहीं होता। एना उसे एक शीशा दिखाती है। लैरी हैरान रह जाता है क्योंकि वह उस मिरर में फिर से जवान दिख रहा होता है। एना बताती है यहाँ पहुँचने पर इंसान उसी उम्र में दिखता है जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। एना उसे जंक्शन दिखाती है। लैरी बार बार एक ही बात दोहराता है, उसे अपने पत्नी के पास जाना है। आखिरकार परेशान होकर एना उससे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मरने के बाद भी तुम इंसान इतना रोना धोना क्यों करते हो, बंद करो। वो लैरी को समझाती है कि यह ना स्वर्ग है और ना ही नर्क, बस एक अस्थायी ठिकाना है। एक बार आगे की जिंदगी चुन ली तो बदली नहीं जा सकती। इस बीच एक अलार्म बजता है। सिक्योरिटी एक आदमी को पकड़कर ले जा रही होती है। लैरी हैरानी से एना को देखता है। एना बताती है कि वह लाल दरवाजे से भागा होगा, तुम कभी ऐसी गलती मत करना। इसके बाद एना लैरी को उसके रूम में ले जाती है। एना बताती है जहां उसे कुछ दिनों तक रखा जाएगा। वहां अलग अलग धर्मों के कार्ड रखे होते हैं, जिससे हिसाब से आगे की जिंदगी की विकल्प दिखाई जाती है। लैरी को फैसला करने के लिए 7 दिन मिलते हैं, यानी उसे वहां 7 दिन रहने की इजाज़त है। अलमारी में उसके पसंदीदा कपड़े रखे होते हैं। कपड़े बदल कर वह टीवी चालू करता है, लेकिन हर चैनल पर बस एक ही प्रचार, आप अपनी नई जिंदगी यहाँ चुने, नहीं यहाँ चुने। उलझन में लैरी जंक्शन घूमने निकल पड़ता है। चारों तरफ स्टॉल लगे हैं जो सपनों जैसी जिंदगियों को बेच रहे होते हैं। भटकते भटकते वह एक बार में पहुंचता है। एक खूबसूरत औरत उससे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन लैरी साफ मना कर देता है। तभी बारटेंडर उसे रोक देता है और बताता है कि बार के अंदर विज्ञापन करना मना है।
जिसे सुनकर वह खूबसूरत औरत मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। बारटेंडर अपना नाम लूक बताता है। यहीं से लैरी और लूक की बातचीत शुरू होती है और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। बार में बैठकर लैरी अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसने लूक से पूछा कि क्या वह भी कोई फरिश्ता है। लूक हल्की सी हंसी के साथ बोलता है कि वह एक लैरी की तरह ही एक आत्मा है, बस जंक्शन पर नौकरी कर रहा है। यह सुनकर लैरी थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है। तब लूक ने उसे साफ साफ नियम बताए। एक बार अगर आगे की जिंदगी चुन ली तो बदली नहीं जा सकती। किसी और चुनी हुई जिंदगी में घुसना मना है। 7 दिन से ज्यादा तक जंक्शन में रुकना या नियम तोड़ना तो सीधे वार्ड भेज दिया जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, हमेशा के लिए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत गहरी होने लगती है। लैरी ने टूटे मन से बताया कि उसकी पत्नी जॉन को कैंसर है और उसने वादा किया था कि वह उसका ख्याल रखेगा। अब उसे यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि वह उससे पहले मर गया। लूक ने बिना जज किए उसकी बात सुनी। कुछ ड्रिंक्स के बाद लैरी अपने कमरे में लौट आया और थककर सो गया। अगली सुबह एना सीधे उसके बिस्तर पर चढ़ जाती है और उसे जगा देती है। लैरी हड़बड़ा कर उठ बैठता है। थोड़ी देर बाद लैरी एना से पूछता है कि लोग यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं। एना बताती है वह ये मान ही नहीं पाते कि वो मर चुके हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फैसला ही नहीं कर पाते। लैरी बेचैनी से जोएन के बारे में पूछता है, लेकिन एना कह देती है कि यह जानकारी अभी नहीं मिल सकती। तभी लैरी तय करता है कि वह जोएन का इंतजार करेगा। एना उससे चेतावनी देती है कि 7 दिन का स्टे फ्री है, उसके बाद काम करना पड़ेगा बॉस, और फिर बेसमेंट में भी शिफ्ट होना पड़ेगा। दिन बीतते जाते हैं लेकिन जोएन का कोई पता नहीं चलता। एना कहती है कि इसमें महीनों भी लग सकते हैं और यह भी मुमकिन है कि जोएन ठीक हो गई हो। लैरी यह सुनकर खुद को संभालता है और तय करता है कि वो जोएन की याद में एक छोटा सा घर बनाएगा ताकि जब वो आएगी सब कुछ तैयार मिलेगा उसे। रात वह जोएन के नाम पर एक चिट्ठी लिखता है। उसी पल धरती पर जोएन कैंसर से दम तोड़ देती है और वह भी ट्रेन में आंख खोलती है। अगली सुबह एना लैरी को उसकी चुनी हुई जिंदगी की तरफ ले जाने लगती है। लैरी चिट्ठी एना को देकर कहता है कि जोएन तक पहुंचा देना। एना साफ कहती है कि यह नियम के खिलाफ है, पर कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। स्टेशन पर लैरी जाता है। उधर दूसरी तरफ जोएन ट्रेन से उतरती है। एस्केलेटर पर लैरी उसे देख लेता है, लेकिन जोएन की नजर वहां नहीं जाती। बेचैनी में लैरी पीछे हट जाता है। थोड़ी देर बाद जोएन शीशे में अपना जवान चेहरा देख रही होती है। तभी लैरी जोएन के सामने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि वो मर चुके हैं। गले लगते ही रोते हैं। जॉन लैरी को डांटती है कि इस तरह कौन मरता है। इसी बीच रायन आता है, जोएन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। वो जॉन को लैरी से अलग करता है और उसे उसके पहले पति लूक के पास ले जाता है, जो 60 साल से उसका इंतजार कर रहा था। लूक को देखकर जोएन भावुक हो जाती है। लैरी बीच में बोल पड़ता है और अपनी चुनी हुई जिंदगी की बात करने लगता है, लेकिन जॉन पूरी तरह इमोशनल कंफ्यूज हो जाती है। रायन जॉन को नियम समझाने लगता है। उसे बताया जाता है कि उसे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। कपड़े बदलने के बाद उसे आगे की जिंदगियों की ऑप्शन दिखाए जाते हैं। तभी दरवाजे पर लूक होता है। डर और दबाव में जोएन कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। रायन लूक की अच्छाइयाँ गिनाने लगता है। वो 7 सालों से इंतजार कर रहा है। उधर लैरी गुस्से से एना से शिकायत करता है। एना बताती है कि रायन और वो पहले रिश्ते में थे और शायद इसी वजह से रायन लैरी के खिलाफ बोल रहा है। लैरी अपने 7 साल की शादी का हवाला देता है। हम दोनों ने अपना पूरा जीवन साथ बिताया है। उतने साल तक तो वो लूक जिंदा भी नहीं था। हमारे तो साथ में बच्चे भी हैं। दूसरी तरफ लूक और जोएन जंक्शन में टहलने निकलते हैं। माहौल अजीब सा होता है। तभी गार्ड्स एक आदमी को पकड़ते हुए भागते हैं जो अपनी चुनी हुई जिंदगी से भाग रहा था। एक गार्ड जोएन को पहचान लेता है और कहता है कि वह आखिरकार आ ही गई। यह सुनकर जोएन को अच्छा लगता है। इसका मतलब लूक यहाँ सबसे उसके बारे में बात करता था।
गार्ड्स ने जाने के बाद लूक अपने प्यार का इजहार करता है। वो बताता है कि वह हर दिन जोएन के बारे में सोचता था। फिर वो किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोएन पीछे हट जाती है। उसे सब कुछ अजीब लगता है और वो सोचने के लिए वक्त मांगकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लैरी जोएन के कमरे में घुस जाता है, ढेर सारे ऑप्शंस लेकर। जोएन घबरा जाती है और लैरी पर चिल्ला देती है। वो कहती है कि उसे वक्त चाहिए। वो ये भी बताती है उसके मरने के बाद उसके दिन काफ़ी बुरे गए, उसकी बेस्ट फ्रेंड की भी मौत हो गई। यह सुनकर लैरी खुश हो जाता है क्योंकि वैसे भी उसे वो पसंद नहीं थी। लैरी जोएन के काम डाउन करने के लिए स्क्वाट्स करवाने लगता है, जिसे वो कर वो काफ़ी अच्छा महसूस करती है क्योंकि जब से वो बूढ़ी हुई थी उसे झुकने में बहुत ही परेशानी होती थी। अब वह झुककर स्क्वाट्स भी कर सकती थी। तभी लैरी मजाक में वहाँ पर बादाम को फिर से खाने लगता है और गले में खाना अटकने का नाटक करने लगता है। जोएन डर जाती है, लेकिन लैरी हंस देता है। इसके बाद गुस्से में जोएन उसे कमरे के बाहर निकाल देती है और लैरी बेसमेंट वाले छोटे कमरे में चला जाता है। रास्ते में उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें मरे हुए डीन मार्टिन के शो का प्रमोशन का एक पोस्टर लगा होता है। जोएन को वह सिंगर बहुत पसंद है। लैरी एना से शो अरेंज करने को कहता है। अगले दिन शो होता है। वो सिंगर थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है और जल्द ही समझ में आ जाता है कि वो सिंगर नकली है। लूक उसे पकड़कर बाहर ले जाता है और मुक्का मार देता है। इसके बाद लूक रायन की मदद से जॉन को फूल देता है। लैरी बीच में टोक देता है और कहता है, फूल देकर पटाना चाहता है? क्या कोशिश कर रहा है तू? हाँ? दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जोएन का सब टूट जाता है और वो चिल्लाकर दोनों को चुप करा देती है। फिर एना और रोएन पर अपना गुस्सा निकालती है। आखिरकार कोऑर्डिनेटर्स नियम तोड़ते हैं, फिर कॉल करते हैं और जोएन के लिए एक स्पेशल वीज़ा मंगवाते हैं। कोऑर्डिनेटर कहते हैं, तुम लोगों का केस थोड़ा खास है, इसलिए जोएन दोनों के साथ उनके आगे की ज़िंदगी देख सकती है। उन्हें साथ थोड़ा समय बिताओ और दोनों में से जो भी अच्छे लगे उसे चुन लो। टॉस होता है। लूक जीत जाता है। एक लंबी ट्रेन राइड के बाद जोएन और लूक एक खूबसूरत पहाड़ी दुनिया में पहुंचते हैं। चारों तरफ हरियाली फैली होती है, आसमान साफ होता है। वह वही जिंदगी होती है जिसे लूक ने चुना था, सुकून से भरी, बिना किसी जिम्मेदारी के। दोनों हाथ में हाथ डाले घूमते हैं, हंसते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। कुछ पलों के लिए जोएन भी सब भूल जाती है। शाम को दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, लेकिन उस समय भी बातों बातों में जोएन बार बार अपने बच्चों और पोते के बारे में बात करने लगती है। लूक मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर से उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है। आखिरकार वो कह देता है कि उसे इस बात का दुख है कि वह जोएन को यह जिंदगी नहीं दे पाया। उसे खुशी है कि जोएन ने एक अच्छी जिंदगी जी, भले ही उसके साथ नहीं। जोएन भी कहती है, तुम्हारे जाने के बाद कुछ वक्त तक वो अकेले ही थी, लेकिन जिंदगी इतनी लंबी है, अकेले जीना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद लूक जॉन को आर्काइव ले जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पुरानी बीती जिंदगी की सारी यादें सहेजी जाती है। वहाँ उनकी पहली मुलाकात, पहला किस, शादी का दिन और जंग पर जाने से पहले किया गया वादा, सारी तस्वीर चलने लगती है। जोएन सारी पुरानी चीज़ें याद करके इमोशनल हो जाती है और आखिरकार लूक और जोएन एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वह मानती है कि लूक की मौत के बाद वो पूरी तरह बिखर गई थी। यादों के बीच अचानक एक और तस्वीर दिखती है जहां लैरी जोएन को प्रपोज कर रहा होता है। यह देखते ही लूक का चेहरा सख्त हो जाता है। गुस्से में वो आर्काइव छोड़कर बाहर निकल जाता है और लैरी पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने एक टूटी हुई औरत का फ़ायदा उठाया है। जोएन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूक सुनने को तैयार नहीं होता। उधर जंक्शन में लैरी बेचैन घूम रहा होता है। उसे डर सता रहा था कहीं जोएन लूक को ना चुन ले। तभी एना उसे सलाह देती है कि जोएन को याद दिलाओ कि वह तुमसे क्यों प्यार करती थी। लेकिन लैरी खुद भी नहीं जानता कि जोएन उससे क्यों प्यार करती थी, लेकिन उसे एक इंसान याद आता है जो शायद वह बता सके। तभी लैरी जोएन की बेस्ट फ्रेंड कैरन से मिलता है। कैरन बूढ़ी लग रही होती है और खुलकर बताती है कि उसके ज़िंदगी सबसे खुशी वाला दिन तब आया जब उसके पति मर गए, क्योंकि
उसके बाद ही वह आज़ाद हो पाई। वह यह भी मानती है कि शुरुआत में उसे लैरी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन समय के साथ उसे समझ आया कि उसने जोएन को सच में खुश रखा। यही बात लैरी का दिल में बैठ जाती है। लैरी लूक के कमरे में जाता है। दीवार पर निशान होते हैं 7 सालों की गिनती की। एक किताब में जोएन की काफ़ी सारी स्केचेस बनी होती है। तभी ल्यूक अंदर आता है और दोनों के बीच फिर झगड़ा हो जाता है। इस दौरान लैरी के जेब से जोएन के नाम लिखा वह लेटर गिर जाता है। ल्यूक उस पर चिल्लाता है और बोलता है, जिस जगह तूने जोएन को प्रपोज किया वही जगह उसकी और जोएन की यादों से जुड़ी। तूने एक दुखी औरत का फायदा उठाया है, तूने मौके पे चौका मारा है। ऐसे ही दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा होता है। अगले दिन लैरी जोएन को अपनी चुनी हुई जिंदगी दिखाने बीच पर ले जाता है। ये दुनिया काफी मजेदार होती है, भीड़, शोर और मस्ती से भरी। दोनों बातें में खो जाते हैं। किस करने ही वाले होते हैं कि एक लड़का बॉल से मार देता है और बेहिवजह अपनी मौत की कहानी सुनाने लगता है। मूड बिगड़ जाता है। बाद में दोनों समुद्र में नाव लेकर निकलते हैं। लैरी माफ़ी मांगता है कि वह जोएन की मौत के वक्त उसके साथ नहीं था। वो बच्चों की बात छेड़ देता है कि वह उन्हें साथ देखकर कितने खुश होते। जोएन समझ जाती है कि लैरी उसका मन भटकाने की कोशिश कर रहा है और कहती है, चला कहीं के तुम और बच्चे की बात। हाँ, फिर उन दोनों में वापस से बहस छिड़ जाती है। जोएन लैरी से कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कितनी कंफ्यूज हूँ। मैंने 2 अलग अलग वक्त पर तुम दोनों से प्यार किया है, तुम दोनों के साथ रहने के वादे किए हैं। लैरी भी रिप्लाई करता है, अगर ल्यूक की जगह मैं भी होता तो मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करता। बोर्ड राइड से वापस आकर जोएन लैरी के साथ अपनी पुरानी यादें देखना चाहती है, लेकिन लैरी मना कर देता है। उनका मानना है कि इंसान पुरानी यादों में फंस सकता है। जोएन को लगता है कि लैरी डर रहा है, पता नहीं क्या निकल जाएगा। दोनों किनारे बैठकर अपनी पहली डेट याद करते हैं। लैरी कहता है कि उसने हमेशा जोएन को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की है। इसी बीच रूम में ल्यूक को लैरी का लेटर मिल जाता है। लैरी और जोएन के वापस आने के बाद ल्यूक जोएन को वो लेटर दिखाता है। जब वो लेटर पढ़ती है तो उससे पता चलता है कि लैरी लगभग चला ही गया था। बस आखिरी पल में उसे देखकर वो रुक गया। जोएन लैरी को झूठा और सेल्फिश कहती। लैरी पलट कर कह देता है कि वह भी तो उसकी दूसरी पसंद था और ये लोग भी तो बहुत सी आत्माओं के साथ रंगरेलियां बनाई होगी। ल्यूक कहता है, तो क्या हो गया? जोएन के नहीं होने पर 3-4 के साथ रंगरेलियां बना भी लिया तो क्या हो गया? लेकिन प्यार तो मैं जोएन से ही करता हूँ ना, उसका इंतजार भी तो किया है। तुम हम दोनों में से किसी एक को चुन लो बस। जोएन अब पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है। वो फैसला नहीं कर पाती। कोऑर्डिनेटर दोनों को वहाँ से हटाकर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद कैरन उसे ड्रिंक लाकर देती है। जोएन रोते हुए सब कुछ उगल देती है। कैरन उसका मन बहलाने के लिए बाहर ले जाती है और उसे याद दिलाती है कि 2 लोग कसम खाते हैं कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे जब तक हमें मौत जुदा ना कर दे। तो बहन, तू मर चुकी है। मौत के बाद जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का हक है, तो तू इतना क्या सोच रही है? उधर लैरी और लूक शराब पीते पीते आपस में दोस्ती करने लगते हैं। शराब के नशे में दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं और दोनों मान लेते हैं कि वो लड़की ही उनके लायक नहीं है। हम दोनों को देखो, हमें कोई कमी है क्या? अगली सुबह जोएन फैसला सुनाती है। कहती है कि वो किसी एक को चुनकर दूसरे के लिए बुरी नहीं बन सकती, इसलिए वो किसी को नहीं चुनेगी और अपने आगे की जिंदगी अपनी फ्रेंड कैरन के साथ बिताएगी। बाद में लैरी लूक को सच बताता है कि उसने उसी जगह प्रपोज किया था ताकि जोएन की यादों से लूक की छाया हट सके। लूक भी मानता है कि उसे लैरी की जिंदगी से जलन थी। तभी लैरी को एक बात समझ आती है, हर किसी का शरीर उस पल का होता है जब वो सबसे खुश था। ल्यूक एकदम वैसे दिखता है जब जोएन उससे शादी के लिए मान गई थी और लैरी वैसे दिखता है जब जोएन लैरी से दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तभी लैरी भागकर जोएन के पास जाता है और उसे समझाता है कि
उसके सबसे खुशी के पल ल्यूक के साथ जुड़े हैं। तुम्हारे बाल लंबे हैं, जब तुम मेरे साथ थी तब तुम्हारे बाल छोटे थे, इसलिए उसे ल्यूक को चुनना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। भारी दिल से दोनों आखिरी बार गले लगते हैं। कुछ समय बाद ल्यूक और जोएन अपनी नई जिंदगी की ट्रेन में सवार हो जाते हैं। लैरी जंक्शन में अकेले घूमता है। वो नहीं जानता कि आगे कहाँ जाना है। वो देखता है कि एना रैना साथ हो गए हैं। ल्यूक और जॉन अपनी नई चुनी हुई जिंदगी में पहुंच चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। घर बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। आसपास काफ़ी शांति और सुकून होता है। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दबाव नहीं। दोनों साथ घूमते हैं, हंसते हैं, नई जगह देखते हैं। बाहर से देखने पर वह वही जिंदगी लगती है जिसे ख्वाहिश हर कोई करता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जोएन के भीतर एक खालीपन उभरने लगता है। जोएन के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो कुछ ढूंढती रहती। वो हर रात लैरी के साथ बिताई हुई जिंदगी यादें देखने जाती है। पहले मुलाकात, झगड़े, बच्चे की परवरिश, बूढ़ा होना, यादों में वह सब कुछ है जो इस नई जिंदगी में नहीं है। एक दिन आर्काइव का क्लर्क उससे चेतावनी देता है कि इतना ज़्यादा यादों में रहना ठीक नहीं, आगे बढ़ना ज़रूरी है। जोएन सिर्फ हल्की सी सिर हिला देती है, लेकिन रुक नहीं पाती। एक रात ल्यूक उत्साह से कहता है कि उसे फिर से कहीं घूमने जाना है, हाइकिंग करना है। जोएन अचानक फूट पड़ती है। वह साफ कह देती है कि उसने ल्यूक को चुनकर गलती की है। यह सुनते ही ल्यूक का धैर्य टूट जाता है। वह चिल्लाने लगता है। जोएन उसे समझाती है कि उसका प्यार जवानी का प्यार था, बिना जिम्मेदारियों के, बिना बच्चों की टेंशन। लेकिन प्यार सिर्फ अच्छे पलों का नाम नहीं होता, उसमें बुरी और दुखी सारी यादें होती है। तुम वह जवान जोएन से प्यार करते हो और मैं अब बदल चुकी हूँ। जोएन तय कर लेती है कि वह वापस जाने की कोशिश करेगी, चाहे उसके लिए पकड़ा ही क्यों ना जाए। उसी रात वह चाकू से दरवाजे को खोलने की प्रैक्टिस करती है। तभी ल्यूक लौट आता है। कुछ पल चुप रहने के बाद वो कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। दोनों आर्काइव पहुंचते हैं। वही लाल दरवाजा होता है। ल्यूक गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए दुखी होने का नाटक करता है। जैसे ही मौका मिलता है, जोएन अंदर घुस जाती है। ल्यूक भी पीछे पीछे चला जाता है। अंदर यादों की गलियारें खुलती है। दोनों अपनी शादी की यादें देखते हैं और एक आखिरी बार अलविदा कहते हैं। फिर जोएन लाल दरवाजे के और भीतर चली जाती है। अलार्म बज उठता है। गार्ड दौड़ पड़ते हैं। जोएन भागते हुए अपनी बचपन की यादों में पहुंच जाती है। फिर एक दरवाजा उसे ल्यूक की मौत की याद में ले जाता है। वहां से वह लैरी के साथ झगड़े वाले मेमोरी में गिरती। गार्ड्स करीब होते जा रहे होते हैं। जोएन कुर्सी से दरवाजा ब्लॉक कर देती है और ऊपर भागती है। वहां वो देखती है कि मरते हुए भी वो लैरी का नाम लेती है। यह दृश्य उसे अंदर तक तोड़ देता है। गार्ड्स उसके पीछे होते हैं। जोएन ट्रेन ट्रैक्स पर पहुंच जाती है। टनल से होते हुए किसी तरह जंक्शन में लौट आती है। रिसेप्शन पर वह लैरी के बारे में पूछती है, लेकिन उसी वक्त उसका एक वांटेड का नोटिस आ जाता है। उसे फिर से भागना पड़ता है। भागते हुए वो बूथ एरिया में पहुंच जाती है, जहां एना और रायन से टकरा जाती है। वे उसे छुपा लेते हैं और गार्ड्स को गलत दिशा दिखा देते हैं। जोएन उनसे पूछती है कि लैरी की आगे की जिंदगी कहाँ है। जो जवाब मिलता है उसे सुनकर वो स्तन रह जाती है। लैरी ने जोएन के बिना कोई भी जिंदगी चुनी ही नहीं थी। यह सुनते ही जोएन बिना रुके लैरी को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी वह एक बार में घुसती है, जहां वो लैरी को देखती है एज अ बार टेंडर काम करते हुए। दोनों कुछ देर शांत रहते हैं, फिर एक एक पैग लगाते हैं। फिर जोएन लैरी से कहती है कि वह भाग कर आई है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे एक नई जिंदगी में। लैरी कहता है कि यह थोड़ा रिस्की है, पर हाँ। फिर दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं अपनी चुनी हुई जिंदगी में, जो बिल्कुल उनके पिछले जिंदगी जैसी थी। दोनों हाथ में हाथ पकड़े आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, जिधर उन्होंने अपने जवानी गुजारी थी। सो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।
थैंक यू।